हेलो बच्चों, आज आपको हम प्लेटो के साम्यवाद के विषय में बताने जा रहे हैं। प्लेटो का साम्यवाद दो वर्गों के लिए है, दार्शनिक और सैनिक वर्ग। दार्शनिक और सैनिक वर्ग के लिए उन्होंने दो प्रकार के साम्यवाद की बात की है, एक परिवार का साम्यवाद, दूसरा संपत्ति का साम्यवाद। यहाँ परिवार के साम्यवाद से तात्पर्य यह है कि दार्शनिक और सैनिक वर्ग के अपने निजी परिवार नहीं होंगे। निजी परिवार नहीं होंगे तो ये पूरे देश की जनता को ही अपना परिवार मान कर के कार्य करेंगे। और क्योंकि परिवार और संपत्ति ही दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए व्यक्ति जो है गलत कार्य करता है, तो इन्होंने कहा उसको जड़ से ही हटा देने की बात ये कर रहे हैं कि ना तो निजी परिवार होगा और ना ही संपत्ति होगी। इन दो वर्गों के लिए उन्होंने कहा कि राज्य में एक बैरक्स बना दिया जाएगा और वहीं पर इनके रहने खाने की व्यवस्था हो जाएगी और इनकी निजी संपत्ति नहीं होगी। बाद में कुछ विचारकों ने इनके इस साम्यवाद की आलोचना भी की है और उसमें मुख्य रूप से इनके शिष्य अरस्तु हैं। अरस्तु कहते हैं कि जो किसी भी राज्य का आधार है परिवार। अरस्तु ने यह भी कहा है कि सबसे पहले व्यक्ति होगा, व्यक्ति के बाद परिवार, परिवार के बाद समाज, समाज के बाद राज्य। राज्य जो है एक विकास की अवस्था में आने वाली अंतिम संस्था है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और राज्य का जो मुख्य नींव है वो क्या है, परिवार है। तो परिवार को ही ये इस आधार को ही ये हटा रहे हैं, इस आधार पर भी इनकी आलोचना करते हैं। और दूसरा जो है संपत्ति। संपत्ति एक ऐसा गुण है, एक ऐसी चीज़ है जिससे व्यक्ति में अनेक दूसरे प्रकार के भी गुण का विकास होता है, जैसे कि व्यक्ति परोपकार की भावना का विकास करता है, तो इसको भी हटा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अनैतिकता की बात करते हैं। और इसके बाद में हम देखते हैं कि प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत। प्लेटो ने दार्शनिक राजा के सिद्धांत में इन्होंने कहा कि सबसे पहले जो राज्य का तीन वर्ग बने, विवेक तत्व जिस व्यक्ति में प्रभावी हुआ वो दार्शनिक बन गया, क्योंकि विवेक तत्व से प्रभावी व्यक्ति जो है दार्शनिक है, तो ये सर्वश्रेष्ठ है। इसके इसी में जो है शासक वर्ग दार्शनिक वर्ग होगा, सत्ता जो है दार्शनिक के हाथ में होगी। और ये दार्शनिक जैसे वीवर्स होते हैं, बुनकर, किसी कपड़े की हम देखते हैं कि अलग अलग धागों को मिलकर के कपड़े की बुनाई होती है, लेकिन जब बुनाई हो जाती है तो एक एक धागे का पता नहीं चलता, वे एक जैसा लगता है। तो राज्य में सभी वर्गों को इसी तरह वीवर्स की बात, बुनकर की तरह जो है समेट कर रखेंगे और ये अपना परिवार, निजी परिवार नहीं होगा और ना ही इनके पास निजी संपत्ति होगी। प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक हैं। प्लेटो एक कल्पना पर आधारित आदर्श राज्य का निर्माण करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए जो है इन्होंने ऐसा सिद्धांत दिया कि किस तरह जो है एक आदर्श राज्य का निर्माण होना चाहिए हो। और एक आदर्श राज्य के लिए इन्होंने जनसंख्या बताई है कि 5040 होना चाहिए आदर्श राज्य के लिए जनसंख्या। प्लेटो के बाद में कॉल प्रॉपर हैं। कॉल प्रॉपर कहते हैं कि प्लेटो ने राज्य की ड्यूटी पर व्यक्ति की बलि दी है, क्योंकि इन्होंने राज्य के लिए सब कुछ करने को कहा है। जैसे हीगल में हम देखते हैं, जब हीगल हम पढ़ेंगे तो हीगल एक आदर्शवादी विचारक हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए व्यक्ति को सब कुछ करना है। उसी तरह प्लेटो भी जो है राज्य के लिए सब कुछ करने को कह रहे हैं। इस तरह जो है प्लेटो का मुख्य रूप से जो साम्यवाद में हम देखेंगे कि इन्होंने एक आदर्श राज्य के निर्माण के लिए दो वर्गों के लिए दो चीज़ों का निषेध रख रहे हैं, एक तो संपत्ति का और दूसरा जो है निजी परिवार इनका ना हो। अब हम देखते हैं कि इनकी आलोचना और इनकी हम आलोचना और इनके कुछ विशेषताएं भी हैं। आलोचना के साथ इनकी विशेषताओं को भी देखेंगे तो प्लेटो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में इनका महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इनकी मुख्य जो कल्पना एक आदर्श राज्य का निर्माण करना था और उसके लिए कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं उससे संबंधित इन्होंने अपने विचार दिए हैं। धन्यवाद।